नाज़रीन, बरतानवी और अमरीकी जहाज़ों पर बहुत बड़े हमले शुरू कर दिए गए हैं और अरबों डॉलर का नुकसान बरतानिया ये बता रहा है कि उनको उठाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ साइबर हमले उन पर शुरू कर दिए गए हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि बरतानिया और अमरीका में फटा पड़ गया है और दोनों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और अब बरतानिया एक नई जंग करने से, यमन पर मजीद हमले करने से कतरा रहा है और इस जंग से भागना चाह रहा है। तो ये अहम तरीन हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे। फिर आलमी अदालत से कुछ खबरें हमारे पास आई हैं, वो भी आपको बताएंगे। अमरीकी फौजी अड्डों पर किस तरह से हमले मुसलसल जारी हैं और अब जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, ये अहम तरीन हक़ाइक़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको रेड सी में लिए चलते हैं और रेड सी के हवाले से पहली बड़ी खबर ये सामने आई है कि वहाँ पर इंटेंस फ्लाइट्स है अमरीकी जहाज़ों की। बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी जहाज़ जो है वो रेड सी में यानी ये हुदैदा की पोर्ट है ख़ास तौर पर, यहाँ पर वो फ्लाइट्स उनकी हैं, देखी जा सकती हैं। अमरीकी वॉर प्लेन हवा में उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो अगले आने वाले चंद घंटों में ये मुतवक्का है कि कोई बड़ा हमला अमरीका की जानिब से किया जा सकता है। ये अभी ताज़ा तरीन खबर सामने आई है कि इंटेंस फ्लाइट्स ऑफ अमेरिकन वॉर प्लेन्स और इन हुदैदा, ठीक है, क्योंकि लास्ट जो हमला हुआ है वो भी हुदैदा की जो एयरपोर्ट है वहां पर हुआ है और अब दोबारा से अमेरिकी वॉर प्लेन्स वहां पर फ्लाइट्स भर रहे हैं। अब देखें कि क्या होता है। लेकिन पहले मैं यूके के हवाले से बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। यूके के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए हैं और बताया है कि इस हमले के बाद उनका कितना नुकसान हो गया है, उनकी ट्रेड कितनी मुतासर हो गई है, यमन ने जो हमले किए हैं और किस लेवल के हमले किए और उनका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं दो तीन उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं, साथ तजिया भी पेश करेंगे और आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है। यूके डिफेंस मिनिस्टर सेज 90% ऑफ अटैक्स हैव स्टार्टेड ऑन शिप्स। 90% वो कह रहा है कि हमले हो रहे हैं, जो हमारे जहाज इस रीजन से गुजर रहे हैं उनको 90% निशाना बना रहा है। देखे ना कि कुछ उन पर ड्रोन जाता है, मिसाइल हमला होता है, कुछ नहीं टकरा पाता, कुछ को उनके वॉरशिप जो हैं वो तबाह कर देते हैं यमनी मिसाइलों को। लेकिन हमले, ये बहुत बड़ी बात है कि बरतानवी जो कि दुनिया की अमेरिका के बाद बड़ी ताकत है, उसके जहाज़ों पर 90% जो है उनकी ट्रेड है उस पर हमले हो रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बड़ी अहम चीज़ उसका इंकशाफ किया और बताया है कि यमन पर हमला करने के बाद उन पर साइबर हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये कैसी अजीब बात है कि ये जो पिछला टाइम गुजरा है इसमें बरतानिया में साइबर हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो कह रहे हैं साइबर अटैक्स ऑन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस कॉज्ड बिलियंस इन लॉसेस। तो बरतानवी वजीर दिफा ये बता रहा है कि सिर्फ साइबर अटैक्स में आप आज देखिए कि आज की जंग की कितनी डायमेंशंस हैं। ये सिर्फ वो उस मैदान अमल में लड़ी जाने वाली जंग नहीं है माजी की तरह, ये कन्वेंशनल वॉर नहीं है जो आज की है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ साइबर हमलों में हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एक जो बड़ी अहम तरीन वॉर है वो ये मीडिया पर भी लड़ी जा रही, जिसको इसराइल ने पूरा जोर लगाया है रोकने के लिए। जो पब्लिक ओपिनियन दुनिया भर में शिफ्ट हुई है वो सारा इस मीडिया का कमाल है जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो ये है आज की जंग की डायमेंशंस जो मैदान अमल से लेकर कई सतहों पर लड़ी जा रही है और उसमें एक बड़ी वॉर आज के दौर में साइबर वॉर है जिसने बरतानिया को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। फिर वो कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आवर डिफेंस स्पेंडिंग इन कंट्री हैज रीच्ड $50 बिलियन। ये बरतानिया कह रहा है कि हमारा जो अब डिफेंस बजट है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। और ये क्यों बढ़ा रहा है, यानी अगर आप अमेरिका का देखें जो आज से 4-5 माह पहले गालबन उनका पास हुआ था, उसमें कोई $857 बिलियन का वो बजट था, वो भी उनकी तारीख का सबसे बुलंद तरीन बजट था। और आज बरतानिया का ये पास हुआ है जो बजट रखा गया है उसमें $50 बिलियन रखे गए हैं। तो तारीख का वो कह रहे हैं कि हमारा बुलंद तरीन है। तो क्यों बढ़ाया जा रहा है ये बजट? अगला स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। द वर्ल्ड इज विटनेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तो आज तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि बरतानवी वजीर दिफा भी कह रहा है कि तीसरी आलमी जंग जो है वो हमारे सर पर आ खड़ी हुई है कि दुनिया में इतने ज्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती इससे पहले, और अब हम मतलब एक बड़ी जंग में जाने वाले हैं। और आप देखें अभी तो ताइवान
ताइवान पर चाइना हमला करने वाला है तो उसके बाद उनके साथ क्या होगा, मतलब ये दुनिया के मामलात कहां पर जाएंगे, ये जंग कितनी फैल जाएगी, इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। साउथ अमेरिका में अलग से कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, यूरोप में यूक्रेन की जंग सबसे बड़ी, फिर मिडिल ईस्ट में ये जनाब गजा की जंग जो सबसे बड़ी एक जंग साबित हो रही है। तो यूरोप जो है ना नाज़रीन, वो इस चीज को बखूबी समझ रहा है और अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि अब हम किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर 3 में जा सकते हैं, किसी भी वक्त ये बड़ी जंग जो है वो छिड़ सकती है। इसलिए वो अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी परेशानियां भी बता रहे हैं कि आज उनका वो हेजिमनी नहीं रही है, ये वही अजीम बरतानिया है जिसके सल्तनत में कभी सूरज गरूब नहीं होता था। आज वो कह रहे हैं कि हमारी ट्रेड पर 90% अटैक्स हो रहे हैं, साइबर हमलों में हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जा चुके हैं। तो यही वो अल्लाह ताला भी फरमाता है कि हम कौमों में उरूज के दिन जो है वो फेरते रहते हैं। तो आज इनका जो उरूज था, जैसे प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि 300 साल मगरबी हेजेमनी दुनिया में अब खत्म होने जा रही है, तो इनका जवाल इस वक्त होने जा रहा है और बहुत मुमकिन है कि यही यमन और गजा की जो जंग है यही इसका फैसला करेगी और इनकी हेजेमनी का, इनके गलबे का दुनिया में इख्तिताम इसी लाल सागर में होने वाला है। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। और ये जो नाम रखा गया ना तूफान उल अक्सा, ये एम नाम नहीं रखा गया, ये उसके पीछे पूरी एक साइकोलॉजी थी कि ये जंग किस लेवल तक पहुंचेगी। कहाँ गजा एक छोटा सा इलाका जिसने बरतानिया और अमेरिका में इतना बड़ा क्राइसिस उठा दिया है, यूरोप में इतनी बड़ी, यानी यूरोप का मिसाल जो इत्तेहाद था वो हमारी तारीख इंसानी का सबसे मिसाली इत्तेहाद था, लेकिन उसको इस जंग ने किस तरह डिवाइड करके रख दिया यूरोप को। मतलब एक मुल्क की एक पॉलिसी है, दूसरे की दूसरी है, तीसरे की तीसरी है, आमने सामने यूरोप इस वक्त आ गया है। तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब अगली बात जो नाज़रीन वो है कि बरतानिया और पेंटागन का फड्डा पड़ गया, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात शदीद हो गए, तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ख़बरें ये आ रही हैं कि अब बरतानिया जो है वो कतरा रहा है, वो जंग से पीछे जो है वो जा रहा है। मैं पहले एक बयान आपके सामने रखता हूँ। द पेंटागन इज एंग्री विद इट्स ब्रिटिश एलाय आफ्टर द ब्रिटेन लीक्ड द एंटायर बॉम्बिंग प्लान टू द मीडिया 1 day बिफोर द अटैक बिगैन। अब ये हल्की सी खबर इससे पहले भी आई थी, लेकिन आज एक बड़ी तफसील के साथ ये चीज़ आई है कि पेंटागन बाकायदा एंग्री है। देखे ना, लफ्ज़ों का जो होता है वो बहुत मैटर करती है कि कहां पर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एंग्री सबसे हार्ड लफ्ज है, इसकी जगह पर कोई और भी किया जा सकता था लफ्ज इस्तेमाल, लेकिन वो बाकायदा एंग्री है, गुस्से में है कि बरतानिया ने ये प्लान जो है वो लीक कर दिया है एक दिन पहले हमले से। तो यहां पर एक सवाल जहनों में यह भी आता है कि बरतानिया को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने ये प्लान लीक किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बरतानिया का अमेरिका के साथ इत्तेहाद भी मजबूरी थी, इत्तेहाद में जाना भी मजबूरी थी, लेकिन वो चाहता था कि हौसियों को पता चल जाए और ज्यादा कोई डैमेज ना हो, ये ज्यादा एस्केलेशन की तरफ ना जाएं। देखें ना, जब ज्यादा वहां पर शहादतें हो जाती, ज्यादा नुकसान हो जाता, तो यमनियों का फिल फॉर रिएक्शन आना था, तो एस्केलेशन बढ़ सकती थी। तो ये खबरें लीक करवा कर उन तक ये बात पहुंचवा कर के भाई ये हमला होने वाला है, तो देखें ना कि कोई डैमेज ये नहीं कर सके हैं। तो क्या ये भी एक बरतानिया में मतलब बहुत सारे जो दुनिया में तजियाकार कह रहे हैं, एक थिंकिंग है, इसमें कोई रियलिटी तो नहीं है, मतलब उस तरह से कि कोई उन्होंने अपने मुंह से माना है कि हाँ हमारा मकसद ये था, लेकिन एक असेसमेंट है, एक एनालिसिस है कि क्या ये भी हो सकता है, क्योंकि जो अगली चीज़ें हैं वो इस तरह से इसको साबित भी कर रही हैं। मिसाल के तौर पर अभी नाज़रीन हुदैदा पर हमला हुआ है कुछ घंटे पहले, और यहाँ पर बरतानिया ने उस पर अपना बयान जारी किया और वो बड़ा अहम है। हुदैदा पर हमला हुआ यमनी बंदरगाह पर, और उसके बाद ये खबरें आई कि अमेरिका और बरतानिया ने हमला किया, क्योंकि भाई हमले तो अमेरिका और बरतानिया ही कर रहे हैं ना, तो जो भी स्ट्राइक्स होंगी वो दोनों को लिंक की जाएंगी कि ये दोनों हमले कर रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद जब ये खबरें चलना शुरू हो गई कि यूएस एंड यूके स्ट्राइक्स हुदैदा इन यमन, तो ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा बयान जारी किया और उन्होंने क्या कहा, रिपोर्ट्स अबाउट आवर फोर्सेज लॉन्चिंग रेड्स इन यमन आर फॉल्स। बरतानवी वजीर दिफा ने अभी बयान जारी किया और कहा कि ये जनाब जो खबरें चल रही हैं कि हमने कोई रेड किया है, हमने जो कोई जाकर एयर स्ट्राइक्स की हैं, ये बिल्कुल फाल्स हैं, ये झूठी हैं और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है इन हमलों से। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। मुझे बताइए कि जब आप उनके इत्तेहाद में उनके साथ जा चुके हैं, आपने हमले ऑलरेडी यमन पर कर दिए हैं, तो 1 2 4 10 मिसाइल गिर गए थे पोर्ट पर, तो आपको क्या जरूरत पड़ी उनको क्लैरिफाई करने की कि नहीं नहीं ये हमने नहीं किए, ये सिर्फ अमेरिका ने किए।
जब आप उनके साथ इत्तेहाद में हैं तो इसको ये बयान जारी क्यों करना जरूरी था कि ये अकेला अमेरिका है, हम नहीं है? तो क्या आप यमन से डरते हैं या यमन से आप डर रहे हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल, क्योंकि बरतानिया को अब समझ आ रही है कि उससे बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है, वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। वो अमेरिका के साथ इस इत्तेहाद में चला तो गया, इस जंग में कूद तो गया, लेकिन अब उसे समझ आई है, जो रिएक्शन सामने आया, जो उसकी पार्लियामेंट का रिएक्शन, जो मीडिया का रिएक्शन, जो अवाम का रिएक्शन है, जो उसका फाइनेंशियल क्राइसिस, जो लीडरशिप का क्राइसिस है, अब उसको समझ आया है कि बरतानिया किसी नई जंग का, और इस जंग का जिसके पीछे कोई बयानिया ही नहीं है, जिसके पीछे जंग का मकसद यह है कि सिर्फ और सिर्फ इसराइल को बचाना है, और उस इसराइल को जिसमें आईसीजे में मुकदमा चल रहा है, जो कि नस्लकुशी कर रहा है, उस इसराइल को बचाने के लिए अब ये बरतानिया ये जंग लड़ने का अहल नहीं है। ये जो रिएक्शन आया है ये अब बरतानिया को समझ आइए, और आप बरतानिया का पीछे हिसाब लगाइए, बरतानिया में पिछले सालों में कितने वज़ीर आज़म तब्दील हुए हैं। इस तरह तो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म तब्दील नहीं होते जिस तरह बरतानिया में हो गए हैं। तो उससे आप उनके क्राइसिस का अंदाज़ा लगाइए। इकॉनमी का क्राइसिस वो फेस कर रहे हैं, लीडरशिप का क्राइसिस वो फेस कर रहे हैं, तो वो उस हालत में नहीं हो जो कभी ग्रेट ब्रिटेन हुआ करती थी। तो आज वो जंग लड़ने का मुतहम्मिल नहीं है, तो यही बात उनको समझ आई है। तो आप सोचिए कि आज बरतानिया जैसी ताकत मतलब पीछे भाग रही है, तो ईरान और यमन ने इनको कैसा सबक सिखाया है कि 3 दिनों की जंग में उनकी बस हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये काम भारी है, ये हमारे लिए जो है ना बड़ा खतरनाक साबित होगा, और अभी से उनकी दौड़ें लग गई हैं। अच्छा, लेकिन मैं यहां पर एक बात आपको जरूर वाज़ेह कर दूं, बेशक ये यहां से अब विड्रॉ कर लें, दोनों यहां से भाग जाते हैं, लेकिन ये तारीख में इनकी शिकस्त ही तस्वुर होगी। ये तारीख में लिखा जाएगा कि दोनों ने यमन पर हमला किया एंड देन वहां से दौड़कर भागे। ये इनकी शिकस्त, जैसे एक जंग में आप लड़ते हैं एंड देन लड़ने के बाद आप वहां से निकलते हैं, तो जैसे वियतनाम की वॉर में इनको शिकस्त हुई, जैसे अफगानिस्तान वॉर में जो इनको शिकस्त हुई, जैसे शाम की जंग में इनको शिकस्त हुई, तो यमन की जंग भी उसी तरह तारीख में लिखी जाएगी कि इन्होंने हमला किया था। बेशक वो 3 रोज़ा हमला था, लेकिन फिर वहां से ये दौड़ गए, क्योंकि इनको नजर आ रहा था कि अगर हम 6 महीने भी लड़ रहे हैं, साल भी लड़ लें, तो एट द एंड हमारी तबाही होनी ही होनी है। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। अब नाज़रीन, अगली खबर आई है अमरीकी अड्डों के हवाले से, और अमरीकी अड्डे जो हैं इराक और शाम में खास तौर पर, उन पर मुसलसल हमले शुरू हो गए हैं। दिन रात सुबह शाम वहां पर हमले हो रहे हैं, और कई एक वक्त में 10-10 15-15 मिसाइलों के साथ इन बेसिस पर हमले शुरू किए गए। और ये वार्निंग वो बहुत पहले से दे रहे थे कि अगर ये मामला एक्सपैंड होता है तो हम इनकी बेसिस को उड़ाएंगे, और वो अहद कर चुके हैं कि अमरीकी निजात के बगैर अब ये जंग रुकने वाली नहीं है। जब तक अब अमरीका अब यहां से विड्रॉ नहीं करता, हम ये जंग रोकने वाले नहीं है। हर सूरत में इनको यहां से निकाला जाएगा। और अभी इस फेज में सिर्फ इराक और शाम में जो उनकी बेसेस हैं उन पर हमले हुए हैं, तो अगले फेज में यह भी हो सकता है कि जो बाकी ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। ये बहुत ही खतरनाक मरहले की तरफ हम जा रहे हैं, जिसका हम बार बार खदशे का इजहार कर रहे थे कि दुनिया भी इस जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, अमन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस कि दुनिया के स्टेक होल्डर्स ने इस जंग का हल एक नई जंग से निकाला और एक नई खौफनाक जंग छेड़ दिया है, जिसके सारी दुनिया को असरात भुगतने पड़ेंगे। लेकिन एक तरफ ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, और वाशिंगटन में बैठे हुए जॉन कर्बी साहब क्या फरमा रहे हैं, जो कि बाइडेन के टॉप स्पोक्स पर्सन है। कर्बी साहब कह रहे हैं, वी बिलीव दैट आवर रिसेंट अटैक्स हैव हैड अ गुड इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग द यमनीज, वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट विद द हॉर्सेस। हिसाब लगाइए, ये जॉन कर्बी साहब नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं कि हमारे जो हमले हैं, ये नजर आता है कि उन्होंने बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है, और उन्होंने हौसियों को मतलब इतना उनको डेटरनेस किया है कि वो अब हमले नहीं कर रहे। तो हिसाब लगाइए कि इनके हमलों के बाद, जो कि पेंटागन ने खुद माना कि उसका कोई डैमेज नहीं हुआ, और पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि इनको बड़ी मुश्किल हो रही है उनको स्ट्राइक करने में, कि लोकेट ही नहीं कर पा रहे, उसका कोई डैमेज नहीं हुआ जो वहां पर इन्होंने हमले किए, उल्टा इनका रास्ता बंद हो गया। बरतानिया का बयान अभी आपके सामने रखा है कि वो कह रहे हैं 90% हमले शुरू हो गए हैं, और हमें वहां से रेड सी से रास्ता मुकम्मल बंद कर दिया गया है। पेंटागन ने बयान जारी किया कि भाई इधर से जो हमारे शिप्स है वो रेड सी से अवॉइड करें। ये सारे काम हमलों के बाद हुए, और जॉन कर्बी साहब फरमा रहे हैं कि इसका तो बड़ा अच्छा इंपैक्ट हुआ है। तो अच्छा इंपैक्ट हुआ है तो आपके जहाज़ों पर क्यों हमले हो रहे हैं? आप क्यों नहीं गुजर रहे रेड सी से? आप इसराइली जहाज़ों को क्यों नहीं गुजरवा पा रहे रेड सी से? गुजारे ना फिर, अगर अच्छा इंपैक्ट हुआ है, अगर हौसले डर गए हैं तो गुजारे ना वहां से। क्या आपको किस चीज़ ने रोका हुआ है? आप दुनिया के इकलौते जो माई बाप हैं
जो कि हैं, आप माना जाता है आपको एक सुपर पावर हैं, तो गुजरे रेड सी से, आपको किस चीज़ ने रोका? आप इतना घूम कर, इतना तेल जलाकर और इतना वो कष्ट करते हुए इतना घूम कर क्यों जा रहे हैं? और उल्टा आपके मुल्क में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, चीज़ों की किल्लत पैदा हो रही है। यूरोप में वोल्वो और टेस्ला जैसी कंपनीज के प्लांट्स बंद हो गए कि चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, तो पहुंचाए ना उनको चीज़ें, क्यों नहीं पहुंचा रहे? तो ये चीज़ें हैं जो साबित कर रही हैं कि ये बुखलाहट का शिकार है। आज तारीख में पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के पास कोई रोड मैप नहीं है और क्लूलेस है। मैं आपको आज भी बता दूं कि अमेरिका अभी भी किसी भी वक्त यहां से पुल बैक कर सकता है, यानी क्योंकि वो क्लियर ही नहीं है। वो इस जंग में उतर जरूर चुका है, यानी ये बाकायदा वाशिंगटन में फैसला हुआ है कि हमने इस जंग में जाना है। और 3 अहदाफ के ईरान को रोकना, उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट को रोकना, उसके यमन पर अपनी बेसिस कायम करना और इसराइल को इस जंग से बचाना, ये फैसला हुआ है कि ये तीनों अहदाफ हमने करने। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका यहां से विड्रॉ कर सकता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका क्लियर ही नहीं है, अमेरिका को कोई रोड मैप उसके पास नहीं है और इतने ज़्यादा मसाइल हैं। मतलब जो इसी तरह बरतानिया जैसे मामलात अमेरिका में पैदा हो गए हैं, पब्लिक खिलाफ है, मीडिया खिलाफ है, कांग्रेस खिलाफ है, तो अमेरिका के लिए हालात साजगार नहीं है। अगर ये जंग आगे बढ़ाता भी है तो भी इसके लिए साजगार नहीं है। अगर पुल बैक करता है तो फिर तो शिकस्त है ही है। तो ये नाज़रीन, यमन और अमेरिका, बरतानिया और रीजनली और ग्लोबली क्या चीज़ें हो रही हैं ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आपको आलमी अदालत से के हवाले से आखिर में अपडेट करते हैं। और आलमी अदालत में नाज़रीन जो साउथ अफ्रीका ने इकदाम उठाया, उसने यकीन मानिए इसराइल को हिला के रख दिया। इसराइल पर वो बहुत भारी पड़ा है। वो नाजायज़ प्रोजेक्ट जिस पर 75 साल इन्वेस्टमेंट की गई, एक दिन की समात ने उसको ज़मीन बोस कर दिया है, ठीक है ना। और साउथ अफ्रीका देखें, एक होता है पब्लिसिटी स्टंट, एक होता है कि यार दर्द दिल के साथ लेकर जाना। और साउथ अफ्रीका वहां पर गया और जिस तरीके से उसने केस पुट किया उसकी पूरी दुनिया में तारीफें हो रही हैं कि बड़ी जबरदस्त तैयारी के साथ गए। हालांकि आप देखिए 57 इस्लामी मुल्क, एक में भी जुर्रत नहीं हुई कि आप जो है वो ICJ में चले जाएं। और ये इंटरनेशनल कानून भी है कि अगर आपने ICJ में जाना है तो पहले उस दोनों फरीकों का आपस में मुज़ाकरात का एक राउंड होना चाहिए। लेकिन साउथ अफ्रीका ने तो कोई राउंड नहीं किया जो है वो इसराइल के खिलाफ। ये तो अरबों ने एक हद तक चले कुछ ना कुछ मुज़ाकरात तो किए हैं, तो ज़्यादा कानून के मुताबिक उनका बनता था कि वो जाएं। लेकिन साउथ अफ्रीका गया और उसने साबित किया कि छोड़ दे इस कानून को कि भाई हमें पहले आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। और भाई अगर नस्ल कुशी हो रही है तो क्या हम घर में बैठकर देखते रहें कि जब नस्ल कुशी हो जाए और लंबे मुज़ाकरात करते रहे? तो मतलब उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त दलाल वहाँ पर दिए हैं। अब ये इक़दाम बड़ा भारी पड़ रहा है इसराइल पर और अब मज़ीद कई कंट्रीज़ उनको ज्वाइन कर रहे हैं और इसराइल जो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले 2 बड़ी खबरें ये हैं कि बांग्लादेश ने ज्वाइन कर लिया है साउथ अफ्रीका को ICJ में, बाकायदा उसकी हिमायत कर दिया जैसे बाकी मुल्कों ने की, और इसी तरह बांग्लादेश भी चला गया। फिर कोलंबिया के प्रेसिडेंट का बयान देखिए, इफ देयर इज एनीवन हु डिजर्व द नोबेल पीस प्राइज टुडे इट इज द साउथ अफ्रीका लीगल टीम दैट फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट इसराइल। तो कोलंबिया और वेनेजुएला, क्यूबा, ये सारे खड़े हुए हैं। और कोलंबिया के ये प्रेसिडेंट का बयान देखिए, कितना शानदार बयान उन्होंने जारी किया है। तो साउथ अफ्रीका की हिमायत ICJ में बढ़ती चली जा रही है। लेकिन यहीं पर इसराइली जो है वो प्रोपोगंडा भी कर रहे हैं। और प्रोपोगंडा वो क्या कर रहे हैं नज़रीन, ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। ICJ पर उन्होंने बाकायदा शुरू कर दिया है ICJ के खिलाफ, उसको बदनाम करने के लिए उसको जो है ना, जैसे मुहिम होती है ना, प्रॉपर एक मुहिम वो शुरू कर दी गई ICJ के खिलाफ। वो कह रहे हैं जी ये हमास ने 7 अक्टूबर को आकर बहुत ज़्यादा रेप किए थे इसराइल में, और जो प्रिजनर्स रिलीज हुई हैं उनके बहुत ज़्यादा बार बार उनके साथ ज्यादती की गई थी। और ये बरतानवी अदाकारा हैं जिन्होंने ये पोस्ट शेयर की और कहा कि ICJ को इधर ख्याल नहीं आता कि ये जो इसराइलियों के साथ हुआ है, और वो यानी वो कह रहे कि ये सारा केस तो हमास और फ़लस्तीन के खिलाफ बनता है, इसराइल के खिलाफ नहीं। अच्छा, इस पर मैं सिर्फ एक चीज़ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये बताना भी आपको ज़रूरी था कि ये प्रोपोगंडा का जो चल रहा है ना, इसको काउंटर करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, अभी तक खुद इसराइल एक भी केस जो है वो रिपोर्ट और साबित नहीं कर सका। इवन न्यूयॉर्क टाइम ने ये रिपोर्ट किया, ये छापा कि बहुत सारी खवातीन के रेप हुए। अच्छा, जिन खवातीन के, जिन फैमिलीज के उन्होंने तस्वीर लगाई, उन फैमिलीज ने आकर कहा कि हमारे साथ ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है।
और इस्राएली पुलिस अभी तक एक भी केस सामने नहीं ला सके, एक भी केस। और वो तो कह रहे हैं ना कि दर्जनों में और सैकड़ों में ऐसे केसेस हैं। इस्राएली पुलिस अभी तक एक भी केस रेप का सामने नहीं ला सकी, जो प्रिजनर्स रिहा होकर आए हैं या जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था उसमें। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी झूठी साबित हो चुकी हैं। लेकिन जब से ये आईसीजे का केस चला है तो एक मुनज़्ज़म मुहिम आईसीजे के खिलाफ शुरू हो गई है। और अगली बात इससे भी लिंक है, बहुत सारे जो इनके इत्तेहादी हैं इसराइल के, वो अब इंटरवीन करना शुरू कर दिया। उन्होंने आईसीजे में इंटरवेंशन कर दी है और कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से जो फैसला है उसको रोका जाए इसराइल के खिलाफ आने से। और जर्मनी वो पहला मुल्क बना है जिसने बाकायदा जाकर इसराइल की हिमायत की है आईसीजे में। यानी देखें ना कि साउथ अफ्रीका के साथ बहुत सारे कंट्रीज खड़े हैं, तो इसराइल के साथ बाकायदा ऑफिशियली अगर कोई कंट्री जाकर खड़ा हुआ है तो वो जर्मनी है। और जर्मनी जब से खड़ा हुआ है पूरी दुनिया से बहुत सख्त रिएक्शन जर्मनी के खिलाफ आया है। और पहला जो सख्त तरीन रिएक्शन आया वो नमीबिया की जानिब से आया। यानी मैं कहता हूँ नमीबिया से ज़्यादा सख्त रिएक्शन कोई नहीं दे सका। और नमीबिया चूंकि एक वक्त में जर्मनी की कॉलोनी रहा था और जर्मनी में बड़े जुल्म ढाए थे नमीबिया में, तो उन्होंने क्या बयान जारी किया, उन्होंने कहा नमीबिया रिजेक्ट्स जर्मनी सपोर्ट टू जेनोसाइडल इंटेंट ऑफ द रेसिस्ट इजरायली स्टेट अगेंस्ट इनोसेंट सिविलियंस इन गाजा। On Namibian soil, Germany committed the first genocide of the 20th century in 1904 to 1908, in which tens of thousands of innocent Namibians died in the most inhuman and brutal conditions. The German government is yet to fully atone for the genocide it committed on Namibian soil. तो ये आगे काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, लेकिन आपको इस बात से समझ आ गई हो कि उन्होंने कहा कि जर्मनी को शर्म आनी चाहिए कि आपने एक बहुत बदतरीन जेनोसाइड नमीबिया की सॉइल पर की थी। और 20वीं सदी की जो पहली नस्लकुशी हुई थी वो नमीबिया की सॉइल पर जर्मनी ने की थी। तो आज भी जर्मनी ने माजी से सबक नहीं सीखा, आज भी उन्होंने हिस्ट्री से सबक नहीं सीखा और आज भी फिर एक नस्लकुशी करने वाले मुल्क के साथ जाकर खड़े हो गए। तो यूं बाज़मीर दुनिया खड़ी हो रही है। और लेकिन अफसोस बस इस बात का है कि गज़ा के लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। एट द एंड ये नज़र तो आ रहा है कि ये फ़लस्तीन की फतह होगी इस जंग में, लेकिन गज़ा के लोगों को जो रिलीफ मिल सकता था अगर हम सब जोर लगाते, जैसे ईरान के सदर ने कहा कि अगर हम शुरू में ही अगर इस्लामी मुल्क अगर अरब मुल्क इसराइल का बाइकआउट कर देते, उसकी जो है एयर स्पेस बंद कर देते, उसका ऑयल बंद कर देते, तो वो ये क्राइम कमिट नहीं कर सकता था। तो हम अगर चाहते तो हम इसको रोक सकते थे, लेकिन हमने बुज़दिली दिखाई, हमने गफलत दिखाई और इसराइल ये सारा कुछ करता चला गया। तो इस बात का दुख है। लेकिन ये जो अब सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, आप बखूबी देख सकते हैं कि इसमें फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी फाते होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे जो कि आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।